हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंटेग्रल्स के अंदर एक्सरसाइज 7.1 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटेग्रल्स की इंट्रोडक्शन दी थी। मतलब उस पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे और आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। ठीक है, और उसमें मैंने कुछ आपको फॉर्मूलाज बताए थे कि ये इंटीग्रेशन का बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला है कि x की पावर n+1/n+1+c। ठीक है, अब देखो x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x, साइन का डेरिवेटिव cos x की इंटीग्रेशन sin x। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे और ये सभी वो फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्टली डेरिवेटिव से रिवर्स हैं। साइन का डेरिवेटिव cos की इंटीग्रेशन साइन। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कहीं पर भी देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है बट सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब वो हम करेंगे बट अभी हम वो आगे जाके करेंगे। देखो इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आज हमने बेसिक कर लिया और उसके बाद हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो डेरिवेटिव में इससे जस्ट रिवर्स है। आपको पता है अगर आप मेरे को डेरिवेटिव मेरे को डेरिवेटिव में भी फॉलो किया है तो मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया। मैंने आपको किस तरह से फॉर्मूला दिया था कि साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैंने अगर आप मेरे को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको डेरिवेटिव का हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से करवाया। और अगर आपने एक बार साइन एक्स का डेरिवेटिव सीख लिया उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर लोगे। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो आज देखो, जैसा कि मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ यहाँ पर बताया था ऐसा कुछ बेसिक्स वाली वीडियो में, ax प्लस बी की पावर n की इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, ये सारा कुछ प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। साइन ax प्लस बी या कॉस या टेन या लॉग कुछ भी जिसके अंदर ax प्लस बी हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि x मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन। ये सभी फॉर्मूलाज तभी इम्प्लीमेंट होंगे अगर ये जो x है, मतलब ये जो x में फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन होगा, मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक आए या क्यूबिक आए, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आए तो ये फॉर्मूलाज इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो यही बात है जो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। बट बिलीव मी, अगर आप मेरे वे से इंटीग्रेशन को करोगे तो आपको इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हम एक्सरसाइज 7.1 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब आपको पता क्या होता है, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेशन बेसिकली फाइंड करनी है बट यहाँ पर उन्होंने एक टर्म यूज की है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है क्या, या आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है कि किसका डेरिवेटिव cos 2x बनेगा, किसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन बनेगा, किसका डेरिवेटिव ये वाला 1/x बनेगा। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये है। तो मैं आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी बता दूंगा और साथ साथ इसको मैं डायरेक्टली ये भी बता दूंगा कि इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे। बेसिकली जो आपका फोकस है, वो मेन जो फोकस है वो आपका इंटीग्रेशन पे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करवाने वाला हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने अभी अभी डेरिवेटिव फिनिश किया होगा, आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता होगा। आपको पता है cos 2x, देखो cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा। देखो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मैं sin 2x का डेरिवेटिव करूँ, ठीक है, आपको पता है साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, आपको पता है साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, cos एंगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक रूल दिया था, पावर फंक्शन थीटा, आपको याद होगा ऐसा। इस एक मतलब कि रूल की हमने हेल्प से सभी पूरा डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया था। अब इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल तो नहीं है रूल देना, बट हाँ इंटीग्रेशन में मैं आपको आगे जाके एक मैपिंग दूंगा, जिस मैपिंग की आप हेल्प से इंटीग्रेशन के 99% क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो कंप्लीटली मेरी तरफ से है। आप ये बोल सकते हो कि वो मेरा एक्सपीरियंस है जिसकी मैंने हेल्प से वो मैपिंग तैयार की है, जिसकी आप हेल्प से इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट
मतलब बोर्ड लेवल के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है cos 2x, अब 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2। अब मुझे देखना है कि cos 2x किसका डेरिवेटिव है। मैंने गैस किया कि वो किसका डेरिवेटिव है sin 2x का, बट यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसको 2 को हम बैलेंस कैसे करेंगे। इस 2 को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी नो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू cos 2x देन डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो कितना आएगा sin 2x इज इक्वल टू cos 2x इंटू 2। अब मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, तो मैं इस 2 को बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, इस 2 को आप इधर ले आओ, विच एम्प्लाइज 1/2 डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, इसको मैं कैसे लिखूंगा कंबाइन फॉर्म में, d/dx, 1 कांस्टेंट को अब अंदर लिख लो, आप ऐसा कर सकते हो, इज इक्वल टू cos 2x। बस हमारा काम हो गया। मैंने ढूंढ लिया कि cos 2x किसका डेरिवेटिव है 1/2 sin 2x का, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। ठीक है जी, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट देखा cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा sin 2x का, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर इसको ले गया, तो मेरे पास आ गया कि ये किसका डेरिवेटिव है 1/2 sin 2x का, मतलब ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। अब इसको एक बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं cos 2x को डायरेक्टली इंटीग्रेट करने वाला हूँ। अब देखो, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी जो आपकी बुक में तो नहीं है, बट मैंने आपको अपनी तरफ से पहले ही समझा दी थी। ठीक है, तो अगर मुझे किसी का भी मतलब कि इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूलास पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है cos x की इंटीग्रेशन है sin x, बट सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, एंगल पर। एंगल मतलब 2x, मैं हमेशा इसको एंगल बोलता हूँ, आपको डेरिवेटिव में भी पता होगा। ठीक है, डेरिवेटिव में मैंने हमेशा आपको ऐसे ही बोला। तो एंगल कितना 2x, और मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, वेयर x मस्ट बी लीनियर फंक्शन। 2x क्या एक लीनियर फंक्शन है ना, तो मतलब इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब cos की इंटीग्रेशन कितनी है sin x, तो sin 2x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, आपको पता है 2x जो भी एंगल है, ठीक है, प्लस c। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है sin 2x और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 प्लस c। अब लास्ट एंटी डेरिवेटिव वाले मेथड में, मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में भी हमने यही आंसर निकाला था। अब वहाँ पर मैंने प्लस c नहीं लिखा था। आप इंटीग्रेशन में हमें हमेशा आता है, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस c हम हमेशा लिखते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके पीछे की जो कहानी है कि ये क्यों लिखते हैं, वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई दी थी। इसलिए बोलता हूँ हमेशा अपने बेसिक्स क्लियर रखा करो, बेसिक्स वाली वीडियो को कभी मिस मत किया करो। उस पर जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चंस या एग्जाम्पल सॉल्व करने में लगेगा। तो मैंने दोनों ही मेथड से आपको करवा दिया। दोनों ही मेथड में हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, sin 2x/2। अब सेम वे से सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है आपका नेक्स्ट पार्ट 3x² + 4x³। अब इसका भी हमें एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की हेल्प से। अब देखो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो x³ का डेरिवेटिव कितना होगा, आप बोलोगे सर 3x²। ठीक है, x4 का डेरिवेटिव कितना होगा, आप बोलोगे सर 4x³। डेरिवेटिव को हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है मुझे ये किसका डेरिवेटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वी नो डेरिवेटिव ऑफ x³ + x⁴। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ + डेरिवेटिव ऑफ x⁴। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x², इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x³। मतलब हमें क्लियरली दिख रहा है
कि एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना है ये, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज, इसका आंसर कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ये मैंने आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करवाया, अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से भी कर लेते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेशन से कर लेते हैं। अब मैंने को पहले भी बताया था आपका जो मेन फोकस है वो इसी पर होना चाहिए। ये कोई एज सच मेथड नहीं है, ये जस्ट आपको डेरिवेटिव से वो जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आप इस टॉपिक में नए हो तो वो आपको डेरिवेटिव से इसको मतलब जोड़ना चाहते हैं, ताकि आप इन दोनों में मतलब कि मैपिंग बना पाओ कि इन दोनों में कनेक्शन है और आप इंटीग्रेशन को ईजी वे से कर पाओ। ठीक है, अब आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। हमने सीखा था कि फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन अगर प्लस या माइनस में फंक्शंस हों, फिर सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कांस्टेंट को आप बाहर भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स, कॉन्स्टेंट को आप बाहर भी लिख सकते हो एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है कैसे आएगी, एक्स 2 + 1 2 + 1, एक्स 3 + 1 3 + 1। ठीक है, प्लस सी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपने सी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आपने सी क्यों नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर 2 सी आने चाहिए क्योंकि 2 इंटेग्रल सॉल्व किए हैं। देखो चाहे यहाँ पर कोई सी आए चाहे यहाँ पर कोई सी आए, बट अल्टीमेटली दोनों को ऐड करके भी मैं देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, चलो पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। कितना आएगा, x³ / 3 x4/4 प्लस सी। अब क्लियरली आपके सामने ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो यहाँ पर भी मेरा आंसर कितना आ गया इसका, 3x² + 4x³ dx का x³ + x⁴ प्लस सी। और फर्स्ट मेथड में भी हमारा यही आया था, देख लो। ठीक है, सी को एक बार आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक, अब C1 और C2 की देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास कितना आया, x³ / 3 प्लस सी x4/4 प्लस सी। आपके अकॉर्डिंग यही आंसर आना चाहिए, 2 सी क्यों नहीं आए। मान लो ये C1 है, मान लो ये C2 है। अब ये है तो दोनों कॉन्स्टेंट ही ना, अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, x³ + x4 C1 + C2। अब इस कांस्टेंट को मैं एक अलग से नेम दे देता हूं। तो बेसिकली आपने इतनी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खत्म होगा तो आपने लास्ट में बस क्या लिखना है, प्लस सी। अब देखो मैंने आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और डायरेक्ट इंटीग्रेशन दोनों ही मेथड से आपको करवा दिया। मेन आपका जो ध्यान है वो इसी पर होना चाहिए। सो उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 1/x x0 = 0। x0 = 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर x 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का बहुत ईजी है। वी नो, आपको बताया कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, वी नो डेरिवेटिव ऑफ log mod x = 1/x। अब आप बोलोगे कि सर आपने डेरिवेटिव में तो कभी मॉड नहीं लिखा। अब मैंने मॉड क्यों लिखा है, अब इसके पीछे एक रीज़न है। देखो आपको पहले मतलब कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको डेरिवेटिव्स में लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ाया था। अब लॉग की जो डोमेन होती है, मतलब इनपुट, वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होती है, मतलब 0 से बड़े सभी नंबर्स, मतलब x जो भी मतलब लॉग के अंदर होता है ना, वो हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसलिए मॉड लिखा गया है कि इसकी वैल्यू हमेशा हमें प्लस ही चाहिए। ठीक है, तो आपको पता डेरिवेटिव ऑफ मतलब log mod x कितना होगा, 1/x, विच इम्प्लाइज देयरफॉर, आप लिख दो ये 1/x है ना, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x वेयर x not equal to 0 is log mod x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको एक बार सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। अब देखो इसी मतलब कि पार्ट को डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कर लेते हैं और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको पता है, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log mod x प्लस सी। तो इसका आंसर कितना आएगा, log mod x प्लस
सी। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने देखो तीनों ही पार्ट्स को दोनों मेथड से करवा दिया जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अदरवाइज़ मुझे दोनों मेथड से करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सिर्फ आपको इसलिए करवाया क्योंकि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ इंटीग्रेशन पे होना चाहिए। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कनेक्टेड हैं, अब वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बट आपका जो मेन ध्यान है वो इंटीग्रेशन पर ही होना चाहिए। अब सेम वे से सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इस एग्जाम्पल में 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी में हमें बस इंटीग्रेट करना है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करनी है। अब ये हमारा क्वेश्चन है x³ - 1/x² इंटू dx। बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले ना आप ऐसा करो, देखो हमें एज सच, देखो आपने ना बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कितने फॉर्मूलाज पता हैं और किन किन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एज सच हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूँ, मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x³ / x² - 1/x²। इसको आप ऐसे लिख ही सकते हो ना, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर ये टर्म्स कट भी हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो विच एम्प्लाइज कितना आंसर आएगा यहाँ पर x, यहाँ पर -1/x² dx। अब इसको ऐसा करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। फर्स्ट मतलब ऐसा करो, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट डालो, ये अच्छा रहेगा। तो x की इंटीग्रेशन -1/x² की इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि x की इंटीग्रेशन हमें करनी आती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कितना आंसर आएगा x⁻1 + 1 + 1 + C1। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने जानबूझ के C1 लिखा है, वैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी समझा दिया था। माइनस, अब एज सच हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट इसको हम ये कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। +2 था तो -2 बन गया, ठीक है। तो x⁻2/2 + C1 माइनस, अब इस पर भी फॉर्मूला लगा दो, x⁻−2 + 1 -2 + 1 प्लस, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट डाल लो, C2, ठीक है। अब जानबूझ के मैंने C1 और C2 का कंसेप्ट लिखा है यहाँ पर, एक बार लिखेंगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। x2/2 + C1, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, x⁻−2 + 1 -1 प्लस C2, ठीक है। आंसर हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है। जस्ट एनसीईआरटी के आंसर से मैच करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे जाके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, x2/2 + C1। इस माइनस को आप अंदर लेके जाओगे तो माइनस माइनस प्लस x⁻−1 प्लस -C2, ठीक है। x² / 2 प्लस, अब x⁻−1 को आप ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है ना कि देखो जैसे मैं x² को लिख सकता हूँ 1/x⁻−2, 1/x⁻2 को लिख सकता हूँ x⁻−2, सेम वे से x⁻−1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x⁻11 की 1/x, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको इकट्ठा लिख लो। अब इस कंबाइन को भी एक बार एक कांस्टेंट ही लिख लो, प्लस c, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था x³ - 1/x² dx, अब ये क्या है हमारा आंसर, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैंने जस्ट सॉल्व किया, उस पर फॉर्मूलाज लगाए और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये उसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर भी ना फंक्शन को दोबारा से लिखो, x⁻2/3 + 1 dx, ठीक है। आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x⁻2/3 dx + 1 dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, आपके सामने ये फॉर्मूला है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x⁻2/3 + 1 2/3 + 1। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, हम बार बार C1 C2 नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लास्ट में अपने आंसर के क्या लिखेंगे, +c। अब 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है, डायरेक्टली मैंने आपको बताई थी कितनी है, x, 1 की इंटीग्रेशन x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, +c, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, x⁻2/3 + 1 कितनी बनेगी, ये 2/3 + 1,
2+3/3 5/3, तो x की पावर 5/3 5/3 प्लस x प्लस सी, विच इम्प्लाइज, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो कहाँ से स्टार्ट था, x की पावर 2/3 प्लस 1 dx। इसका आंसर कितना आ गया, इसको ऊपर ले जाओ तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस सी, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो ये उसी एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है। x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू e⁻x माइनस 1/x dx, मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखो प्लस और माइनस में फंक्शंस हैं, तो सबको ना मतलब कि डिफरेंट इंटेग्रल्स में लिख लो। x की पावर 3/2 dx प्लस 2ex dx माइनस 1/x dx, ठीक है। अब देखो जो आपको इंटीग्रेशन आती है वो लिखने की कोशिश करो, जैसे x की पावर 3/2। अब x की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन मेरे को आती है, कैसे आएगी, x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस अब कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो, e की पावर x की मुझे इंटीग्रेशन करनी है माइनस 1/x। अब 1/x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है log mod x। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3/2 प्लस 1 कितना आएगा, 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 2। अब ex की इंटीग्रेशन आपको पता है ex माइनस log mod x, अब लास्ट में लिख दो प्लस c, ठीक है। अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए, ताकि परफेक्टली हमारा आंसर मैच हो जाए, इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, 2/5 x की पावर, सॉरी यहाँ पर x आएगा, x की पावर 5/2 प्लस 2ex माइनस log mod x प्लस c। अब ये जो मेरा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। 3 फंक्शंस थे प्लस और माइनस में, मैं तीनों को अलग अलग से इंटीग्रेट किया, सबके डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इस एग्जाम्पल के भी हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं और सभी को हम बारी बारी से मतलब कि इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मतलब कि पार्ट की बात कर लेते हैं, sin x प्लस cos x। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास कि 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, बीच में क्या है प्लस, तो इनको सेपरेट कर लो। तो sin x dx प्लस cos x dx। अब देखो इन दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूलास मेरे पास हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। आपने जब भी किसी को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपका ध्यान एंगल पर होना चाहिए। एंगल मतलब x, और x क्या होना चाहिए आपको पता है, लीनियर फंक्शन। x क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, मतलब x की डिग्री 1 ही होनी चाहिए, तब मैं फॉर्मूला कोई भी लगा सकता हूँ। अब आपको पता है साइन x की इंटीग्रेशन कितनी है, माइनस cos x, और cos x की इंटीग्रेशन कितनी है, sin x, और साथ में क्या लिखेंगे प्लस c। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब उसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट x प्लस कॉट x इंटू dx। अब यहाँ पर भी 2 फंक्शंस हैं और ये प्लस में है और ये क्या है मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट x कॉट x dx, ठीक है। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x dx प्लस कोसेकेंट x कॉट x dx। अब देखेंगे कि क्या मैं इनको इंटीग्रेट कर सकता हूं सेपरेटली या नहीं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहां पर जाना चाहिए, एंगल पर। x मतलब लीनियर फंक्शन है, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं और इसके हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूलास भी हैं। कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कितनी है, माइनस कॉट x, ठीक है। अब कोसेकेंट x कॉट x, कोसेकेंट x कॉट x की इंटीग्रेशन कितनी है, माइनस
कोसेकेंट एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस सी, विच एम्प्लाइज माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया, इंटीग्रेट कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये उसी एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्टली की फॉर्मूला तो नहीं है, इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ऐसा करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी भी एज सच हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसको मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ, तो मतलब थोड़े से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है सीकेंड थीटा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो कैसे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूँगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। सेम वे से माइनस, अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको ऐसे लिख लो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता कितनी है टेन एक्स माइनस, अब इसको आप लिख सकते हो साइन बाय कॉस टेन एक्स 1 बाय कॉस आपको पता है सीकेंट एक्स, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज टेन एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन भी मेरे पास है कितनी है सीकेंट एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवाइड में था कॉस स्क्वायर एक्स नीचे लिखा, इसको मैं सेपरेट किया। अभी भी हमारा कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं था, तो मैंने देखा कि 1 बाय कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स, आंसर आ गया। इसको मैंने सेपरेट कर लिया कॉस एक्स करके, ये टेन एक्स ये सीकेंट एक्स, इसकी भी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और हमारी इस एक्सरसाइज की ये लास्ट एग्जाम्पल है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। अब पहली बार देखने में ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे जाके एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये हमें गिवन है। अब इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब मुझे इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि मेन हमारा जो ध्यान है वो इंटीग्रेशन पे ही होना चाहिए। अब एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको पता दो फंक्शन है, बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को सेपरेट कर लो, 4x क्यूब डी एक्स माइनस 6 डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो, मुझे इंटीग्रेशन करनी है एक्स क्यूब की, कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो, मुझे इंटीग्रेशन करनी है 1 की, ठीक है। अब इसका आपको फॉर्मूला पता है x 3 + 1 3 + 1 माइनस 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस c। तो कितना आया 4x की पावर 4, नीचे भी 4 माइनस 6x प्लस c। अब इसको आप यहाँ पर कट कर सकते हो, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है, अब ये किसकी वैल्यू है, अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको बताइए मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब इंटीग्रेशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। और एंटी डेरिवेटिव को हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
कैपिटल एफ। आप क्वेश्चन में पढ़ भी सकते हो, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ द फंक्शन। तो मतलब ये हमारे पास बेसिकली एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव। स्मॉल एफ एक्स क्या था? फंक्शन। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू। बट वी नो, हमें एक चीज़ गिवन है यहाँ पर कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। मतलब अगर मैं x की जगह पर 0 फिल कर दूँ, देखो एफ ऑफ 0 जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 फिल कर दो प्लस c। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 3, 0 की पावर 4 0, 6 इंटू 0 0 प्लस c, विच एम्प्लाई c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब c की वैल्यू हमने क्यों निकाली है? क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली c की वैल्यू फिल कर सकते हैं। हैंस एंटी डेरिवेटिव इज द यूनिक फंक्शन f डिफाइंड बाय, कितनी वैल्यू थी इसकी? x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और c की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमने एग्जैक्टली एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया। अभी तक हमने जितने भी एंटी डेरिवेटिव के क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था? प्लस c। अब c कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर उन्होंने f ऑफ 0 हमें दिया था कि f ऑफ 0 कितना? 3। तो वहाँ से हमने एग्जैक्टली c की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। देखो अभी आप देखो इंटीग्रेशन में बिल्कुल नए हो, तो आपने इसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपने अपना जो फोकस है वो जस्ट जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे ये फॉर्मूलास या कुछ भी बेसिक मैंने जो बताया आपको कि इंटीग्रेशन में जो भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूलास बताए हैं डेरिवेशन में, कि यहाँ पर x की जो मतलब की वैल्यू है वो लीनियर फंक्शन ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आएगा तो उसको हम मतलब कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोस में सीखेंगे। अभी मैं आपको एकदम से नहीं बता सकता क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली टॉपिक ही ऐसा है। तो अभी आपका फोकस सिर्फ इन पर ही होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ही हमें क्वेश्चंस करने हैं ताकि हम इन चीज़ों से यूज टू हो पाएँ। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 की सभी एग्जाम्पल्स को ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।